यहाँ से स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है कि हम CI/CD पाइपलाइन इसका पूरा एजयोर पोर्टल में देखेंगे कि ये कैसे बनता है, कैसे दिखता है और कैसे बाकी रिसोर्स वगैरह क्रिएट करते हैं, परमिशन कैसे देते हैं, ये सारा चीज हम जो है अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो है एजयोर पोर्टल को लॉगिन करना होगा, portal.azure.com। ये लिख करके हम लॉगिन करेंगे तो मेरा यहाँ पर आईडी सब्सक्रिप्शन बना हुआ है, मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूँ। अगर किसी के पास ये सब्सक्रिप्शन नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा। फ्री वाला अकाउंट बना सकते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करके, या फिर आप कंपनी अगर आपको प्रोवाइड कर दी है एक्सेस तो भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने सिंपल ये एजोर को लॉगिन कर दिया। लॉगिन करने के बाद ये स्क्रीन आई है। तो हम एक एक करके देखेंगे। ये सर्च बार होता है, सारी सर्विस जो है हमारी यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं पूरे के पूरे एजोर का। लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि यहाँ पर लेफ्ट पैनल होता है, लेकिन ये सब जनरली यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा ये सर्च का ही हम लोग उपयोग करते हैं। दूसरी बात ये कि कुछ सर्विस जो फ्रिक्वेंटली यूज होते रहती है तो कई बार वो सामने दिखाई देती है। जैसे अभी यहाँ पर कुछ सर्विसेज दिखाई दे रही है क्योंकि ये मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक प्रकार का आ जाता है, रिसेंटली ओपन करके सर्विस आ जाता है। देखो नीचे रिसेंट करके ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो सर्विसेज मैं फ्रिक्वेंटली यूज कर रहा हूँ वो यहाँ पर आ जाती है, और यहाँ पर बताता भी है कि कितना देर पहले मैंने इसको यूज किया था। जैसे 7 आवर्स एगो किया था, 2 डेज एगो किया था। तो ये इस प्रकार से लिस्ट आता है। तो यहाँ अगर दिख रहा है तो हमें जो सर्विस चाहिए इधर क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पर सर्च करना पड़ता है। तो जैसे हम अभी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेवऑप्स से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेवऑप्स। तो जैसे हम डेवऑप्स लिखेंगे तो यहाँ पर ये डेवऑप्स से रिलेटेड आपकी सर्विसेज यहाँ पर आ जाती है जितनी भी रहेगी आपके ऊपर में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन दिया हुआ है, तो हम इसको क्लिक करके देखते हैं। डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर डेवऑप्स ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट नहीं है, फर्स्ट टाइम तुम लोग अगर चालू कर रहे हो काम, तो आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन आएगा। बट मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लिया है, इसलिए मुझे व्यू माई ऑर्गेनाइजेशन करके ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से मैं क्लिक करूंगा व्यू माई ऑर्गेनाइजेशन से, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी स्क्रीन, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे कि 3 प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं ओनर हूँ। सेकंड ऑर्गेनाइजेशन एक और है, इसमें भी ओनर हूँ। और एक तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं मेंबर हूँ। तो मेंबर हूँ मतलब इसको जो क्रिएट किया गया है किसी और व्यक्ति के, हमारे यहाँ जो आईटी का एडमिन है उसके ईमेल आईडी से ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया हो, और मैं अपने आप को उसमें परमिशन दिया हो, तो मैं मेंबर कहलाऊंगा। लेकिन ये दोनों को मैंने क्रिएट किया है मेरे ईमेल आईडी से, तो मैं उसमें ऑनर्स हूँ। अगर मान लो पहले से कोई ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है और कोई डेवलपर उसमें काम करना चाहता है तो उसको एक्सेस देना पड़ता है। तो एक्सेस वाला सेशन जो लास्ट अपना 3 सेशन कंप्लीट हो गया, CI/CD पाइपलाइन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और पार्ट 3 में खास करके मैं एक्सेस वगैरह बताया हूँ कि कौन कौन से एक्सेस किसी डेवलपर को चाहिए अगर वो पाइपलाइन बना रहा है। तो सबसे पहला चीज है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम बनाते हैं प्रोजेक्ट। अभी मेरे को और एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाना है तो यहाँ क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन करके एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ से एक और नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि हम कितना ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जैसे आपका जो डेवॉप्स है और आपकी जो कंपनी है उसके अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं। और वो चाहते हैं कि उनके पास प्रोजेक्ट भी अलग अलग आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो वो लोग क्या करेंगे, नया नया ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। और जैसे कि मान लो कि एक ब्रांच उनका सिंगापुर में, तो एक ऑर्गेनाइजेशन सिंगापुर के नाम से बना लिए, या वहाँ के जो ब्रांच का नाम है उस नाम से बना लिए। और उसके अंदर वो जिनके पास 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो वो 4 डेवॉप्स प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये कलेक्शन ऑफ डेवॉप्स प्रोजेक्ट। तो जैसे कि पहला ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर 3 डेवॉप्स प्रोजेक्ट बने हुए हैं। तो इसमें जो है एक डेवॉप्स प्रोजेक्ट जो पहला वाला है, ये मैं ट्रेनिंग के लिए बनाया हूँ। तो जब भी मेरे टीम मेंबर्स जो है जिसको मैं ट्रेनिंग देता हूँ डेवॉप्स का, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि ये वाले प्रोजेक्ट में उनको एक्सेस दे देता हूँ। और वहां जाके उनको बताता हूँ कि आप रेपोजिटरी वगैरह कैसे बना सकते हैं, कोड को पुश पुल कैसे कर सकते हैं, एपी की स्टोरी वगैरह जो रहता है वो कैसे बना सकते हो, स्प्रिंट वगैरह कैसे बना सकते हो। तो ये पीआर वगैरह बनाना, ये सारा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक
बना के रखा हुआ है डेवऑप्स प्रोजेक्ट या डेवऑप्स सेशन। इसके बाद जो दूसरे दो और प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ये सेकंड वाला जो है, ये मेरा फ्रंट एंड का जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट जेएस का, इसके लिए मैंने डेवऑप्स प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। और ये नीचे वाला जो है मेरे ईआरपी एप्लीकेशन के लिए मैंने डेवऑप्स प्रोजेक्ट बनाया है। तो कोई भी डेवॉप्स प्रोजेक्ट जब बनाते हैं, नया क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर देखो नीचे न्यू क्रिएट करके एक ऑप्शन दिख रहा है। तो मैं यहाँ से भी अगर क्लिक करूंगा तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर सकता हूँ। तो जैसे मैं न्यू प्रोजेक्ट में अगर क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे कुछ ऑप्शन पूछेगा, जो मेरे को प्रोजेक्ट बनाने के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। तो अभी तो फिलहाल ये यहाँ आ गया, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट के स्क्रीन में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट का नाम देना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए। दूसरा, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो 4 लाइन का, ताकि वो एक छोटे से प्रोजेक्ट के नाम से अगर पता ना चले, तो फिर आप उसका डिस्क्रिप्शन 1-2 लाइन का यहाँ टाइप कर सकते हैं। विजिबिलिटी प्राइवेट रखना है कि पब्लिक रखना है? तो ये जो है प्राइवेट रखे गए। प्राइवेट का मतलब ये कि जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैंने प्राइवेट सेट कर दिया, तो उसके अंदर प्रोजेक्ट जो बना रहा हूँ उसे बाय डिफॉल्ट प्राइवेट आ रहा है। अदरवाइज आप पब्लिक भी ले सकते हो। इसके बाद वर्जनिंग कंट्रोल हमें लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने गिट वर्जनिंग कंट्रोल यहाँ पर लिया है, क्योंकि इसमें जो रेपोजिटरी है, गिट कमांड से मैं उसको यूज करने वाला हूँ। फिर यहाँ देखोगे आप, वर्क आइटम प्रोसेस दिखाई दे रहा है। तो वर्क आइटम प्रोसेस में देखोगे तो यहाँ पर 4 चीजें आती है: अजाइल, बेसिक, सीएमएमआई और स्क्रम। तो एक्चुअली में अजाइल मेथोडोलॉजी जिससे हम डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें बार बार चेंजेस होते रहता है, क्विक डेवलपमेंट होता है, एक साइकिल चलती है, स्प्रिंट साइकिल बोलते हैं, इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन जब कंप्लीट होता है तो आपका डिप्लॉयमेंट हो जाता है। यानी कि आप कंटिन्यूअस जो है डिलीवरी देते रहते हो। आपने कुछ एक फीचर, 2-3 फीचर आपने बना लिया, आप उसको टेस्टिंग के लिए दे दिए, फिर आपने अगले फीचर पे काम चालू किया, टेस्टिंग पे जो था वो आगे यूएट में चला गया। तो धीरे धीरे हम प्रोडक्शन लाइव करते जाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है स्क्रम। तो जनरली डेवॉप्स प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है उसमें स्क्रम ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रम मैनेजर जो होता है ना वो स्क्रम का एक्सपर्ट होता है। लेकिन कुछ लोग जो है अजाइल में स्टार्टिंग से काम करते हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, वर्डिंग्स का डिफरेंस आता है। जैसे मैंने सेशन में बताया था कि अजाइल में अगर मान लो हम काम कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्लोज करके एक स्टेटस दिखाई देगा, जबकि स्क्रम में वो डन करके दिखाई देगा। जैसे अजाइल में वो हमको टू डू दिखाई देगा, और स्क्रम में जाएंगे तो वहाँ टू डू की जगह न्यू दिखाई देगा। तो ये थोड़े से डिफरेंट इन चारों में से अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने चारों में काम किया तो उसे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन ज्यादातर जो कंपनियों में फॉलो होता है वो स्क्रम फॉलो होता है। तो स्क्रम लेकर के आपको प्रोजेक्ट नेम, डिस्क्रिप्शन देना है और आपको क्रिएट का बटन दबाना है। तो जैसे क्रिएट का बटन बनाए दबाएंगे, तो आपका प्रोजेक्ट जो है क्रिएट होके आ जाएगा। तो अभी हमारे स्क्रीन में क्या दिखाई दे रहा है, हमको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनाइजेशन। 1, 2, 3 ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है। पहला ऑर्गेनाइजेशन अगर मैंने सेलेक्ट किया, तो इसके अंदर हमको ये प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये 2 प्रोजेक्ट्स है जो मेरे करंट ईमेल आईडी से मैप्ड है, यानी कि रिसेंटली क्रिएटेड है। और नीचे के जो दो और दिखाई दे रहे हैं, पुराना वाला जो मैं बोला था ना, डेवऑप्स सेशन प्रैक्टिस के लिए मैंने बना कर रखा हुआ है। फिर इसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्लिक करोगे, तो इसके डेवऑप्स प्रोजेक्ट जो है वो सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवऑप्स प्रोजेक्ट होता है जिसमें हम जाते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमको ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है अगर नहीं बना हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने के बाद डेवॉप्स प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। और जैसे आप डेवॉप्स प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हो और उसके अंदर जाते हो, तो अंदर जाने के बाद एक बाय डिफॉल्ट रेपोजिटरी आपको मिलती है। एक ब्लैंक रेपोजिटरी मिलती है, उसमें कुछ नहीं रहता है कोड। और एक डिफॉल्ट ब्रांच आपका बन के आता है, जिसको बोलते हैं मेन। तो मेन ब्रांच आपको मिलती है। तो इस लेफ्ट पैनल में आपको रेपोस करके लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करना है। तो ये आपकी रेपोजिटरी ओपन हो जाती है। आप किसी डेवॉप्स प्रोजेक्ट में मल्टीपल रेपोजिटरी बना सकते हैं। जैसे अभी जो मैंने ओपन किया डेवॉप्स प्रोजेक्ट, इसके अंदर अभी ये ऊपर जो एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, इसको अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब रेपोजिटरी है। एक डेवॉप्स प्रोजेक्ट में हम कितने भी 100, 150, 200 रेपोजिटरी बना सकते हैं। ये अलग अलग रेपोजिटरी हम अलग अलग सोर्स कोड को रखने के लिए होता है। एक सोर्स कोड एक रेपोजिटरी में बनता है। जैसे मान लो ऑटोमेशन टेस्टर है, प्ले राइट्स में उसने एक प्रोजेक्ट बनाया हो कंप्लीट, तो उसको कितनी रेपोजिटरी चाहिए, ओनली वन चाहिए। एक रेपोजिटरी बना करके अपने कोड को उसमें क्या करेगा, वो पुश करेगा। तो पुश करने के लिए ये रूल होते हैं, गिट कमांड में बताऊंगा।
कि कैसे पहली बार ब्लैंक रेपोजिटरी में कोड को पुश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ कि आप मल्टीपल रेपोजिटरी भी बना सकते हो एक प्रोजेक्ट के अंदर। और या फिर आप अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स, डेवॉप्स प्रोजेक्ट आपने बनाया हुआ है, तो एक एक रेपोजिटरी तो सब में बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। आपको अगर और बनाना है तो बनाओ, नहीं तो आप सिंगल पे भी काम कर सकते हो। और रेपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ जैसे आप देख रहे हो नीचे तरफ न्यू रेपोजिटरी करके एक ऑप्शन है। तो ये न्यू रेपोजिटरी जब क्लिक करते हो तो आपको ये रेपोजिटरी का नाम पूछता है कि आपको क्या नाम से रेपोजिटरी बनाना है। और ये नाम देने के बाद आप क्रिएट का बटन दबा दोगे, तो ये लिस्ट के अंदर जब जाके देखोगे तो वो नई रेपोजिटरी आपकी आ जाएगी। तो रेपोजिटरी का नाम जो है वो मीनिंगफुल देना है, ताकि आपको देख कर पता चल जाए कि उसके अंदर किस प्रकार का कोड है। और इंपोर्ट भी कर सकते हैं कोई रेपोजिटरी को बाहर से। अगर मान लो ऑलरेडी किसी डेवॉप्स प्रोजेक्ट में कोई रेपोजिटरी है, उसको इस डेवॉप्स प्रोजेक्ट में लाना है, या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के डेवॉप्स प्रोजेक्ट में है, उसको हमने कॉपी ले लिया है और उसको इसमें डालना है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा रेपोजिटरी यहाँ पर वापस आ जाएगा। और मैनेज रेपोजिटरी करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये मैनेज रेपोजिटरी में आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती है। तो जैसे आप क्लिक कर देते हो तो आपको यहाँ पहुंचा देता है। अब यहाँ तो देख रहे हो कि सारी रेपोजिटरी दिख रही है। इसके बाद यहाँ पर सेटिंग दिया हुआ है। तो ये सेटिंग्स हमको करना रहता है कि हमें क्या करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो ऑन किया हूँ, ये वाला ऑप्शन ऑन किया हूँ, अलाउ यूजर टू मैनेज परमिशन फॉर दियर क्रिएटेड ब्रांच। यानी कि जो यूजर्स है, जो डेवलपर्स है, जो अपनी ब्रांच बना रहा है, उसे मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं क्रिएट करने का परमिशन दे रहा हूँ कि भाई तुम अपनी ब्रांच बना सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। फिर इसके बाद मैंने एक और दे दिया कि इंक्लूड पी आर आई डी इन द कंप्लीशन कमिट मैसेज टाइटल बाय डिफॉल्ट। तो आप इसमें पी आर आई डी के थ्रू भी आप काम कर सकते हो। When enable, the PRID will be included in the committed message title on completion of PR। तो जितनी जरूरत है आपको उतना देना है। अगर कोई जरूरत नहीं है तो छोड़ दो। फिर इसके बाद पॉलिसी में अगर जाएंगे तो यहाँ पर पॉलिसी रिपोजिटरी पॉलिसी रहती है। तो ये पॉलिसी भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कमिट ऑथर ईमेल वैलिडेशन। तो ये अगर ऑन कर देंगे तो वो ईमेल वैलिडेशन पहले करेगा, जो ऑथर है वो उसी उसी ने मतलब जो है पीआर वगैरह बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो केस एनफोर्समेंट है। ऐसे ही ये बहुत सारे, मैक्सिमम फाइल साइज कितनी होनी चाहिए, पाथ लेंथ कितना होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ था, मैंने ऑफ ही रहने दिया। सिक्योरिटी में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर ये सिक्योरिटीज रहती है। तो ये सिक्योरिटीज आप देखोगे, बिल्ड एडमिनिस्ट्रेटर, इसको क्या परमिशन है। तो ये परमिशन जो अलाउ लिखा हुआ है, ये परमिशन मिला हुआ है। जैसे बिल्ड एडमिन है तो ये क्या कर सकता है, व्यू अलर्ट, अलर्ट को देख सकता है। और क्या मिला हुआ है, कंट्रीब्यूटर। तो कंट्रीब्यूटर मिलना बहुत जरूरी है। अगर कंट्रीब्यूटर नहीं मिलेगा तो वो क्रिएट और मतलब एडिट करना है, रीड करना है, ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। कंट्रीब्यूट टू पुल रिक्वेस्ट, पुल रिक्वेस्ट को भी वो कंट्रीब्यूट यानी एडिट वगैरह कर सकता है, रीड राइट कर सकता है। ब्रांच एक क्रिएट कर सकता है, क्रिएट रेपोजिटरी, रेपोजिटरी नहीं बना सकता है, देखो रेपोजिटरी का परमिशन नॉट सेट है। टैग दे सकता है। तो ये यहाँ पर जो है इतने सारे दिए हुए, रीड तो कर ही सकता है, अलाउ है। लेकिन और भी रोल है, जैसे कंट्रीब्यूटर का रोल है तो इसके अलग सेट हो जाएंगे, है ना। रीडर का अलग है, रीडर में देखोगे तो ये अलर्ट को रीड करने का दिया परमिशन, कंट्रीब्यूट टू पुल रिक्वेस्ट इतना दिया है। बाकी नीचे देखोगे तो एक रीड करने का दिया है, बाकी सब देखो ऑफ है। तो ऐसे ही ये इसके बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ये बने हुए आते हैं, इसको आपको बनाना नहीं है। लेकिन आप किसी रोल पे कुछ चेंजेस कर सकते हो, और ये रोल किसी यूजर को भी असाइन कर सकते हैं कि वो यूजर जो है किस टाइप का है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो मेनू दिख रहा है, प्रोजेक्ट सेटिंग है। तो इस प्रोजेक्ट सेटिंग में टीम में अगर आप जाते हो, सबसे पहली चीज आती है यहाँ पर टीम। अभी ये जो टीम है इसके अंदर 5 मेंबर है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करूंगा तो यहाँ मेंबर के नाम आ गए। अब देखोगे यहाँ पर तो ये मेंबर्स दिए हुए। तो ये जो ईआरपी का रेपोजिटरी है, ये जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें मैंने इनको परमिशन दे के रखा है, यूजर ऐड करके रखा हुआ है। तो ये यूजर ऐड करने के कारण ये लोग क्या करते हैं, एक्सेस कर पाते हैं इसको। और यहाँ से टीम के नाम वगैरह भी मैं दे सकता हूँ कि इस टीम का नाम क्या है, प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ या टीम का नाम दे सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। तो जब भी अगर किसी डेवॉप्स प्रोजेक्ट में पाइपलाइन का काम करना है तो सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट में ऐड होना चाहिए। अगर यहाँ आपका ईमेल आईडी नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर काम कर भी नहीं सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद परमिशन रहता है। तो यहाँ पर ये सारे परमिशंस है, और इस परमिशन के अंदर भी पर्टिकुलर जा करके हम जो है
मेंबर ऐड कर सकते हैं, अगर कोई है इसमें तो हम उसे दे सकते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स वगैरह मैं यहाँ पर दिखा दिया जो एक जरूरी रहती है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एजेंट पूल। ये जो मैं बोल रहा था ना तुमको, एजेंट, ये डिफॉल्ट एजेंट मेरे इसमें वर्क कर रहा है। तो डिफॉल्ट के ऊपर जैसे क्लिक किया मैं और यहाँ पर एक एजेंट दिया सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पर मेरा एजेंट है। लेकिन अभी ये एजेंट ऑफ दिखा रहा है। क्यों ऑफ दिखा रहा है? मैंने बताया था कि मैंने ऑटोमेशन लगा के रखा हुआ है, रात के 9:30 बजे के बाद जो है ना, मेरा वीएम जो है वो ऑफ हो जाता है, सुबह 9:30 बजे चालू होता है। और सेम कंटेनर ऐप वगैरह भी जो मेरे हैं वो सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं, तो उन्हें ऑन करना पड़ेगा। तो अभी क्या दिखा रही है? ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि मेरा एजेंट ऑफलाइन में है। अगर मैं कोई पीआर बनाता हूँ, पाइपलाइन को रन करने का ट्राई करता हूँ, तो वो बिल्कुल रन नहीं होगा, क्योंकि सारे बंद है, ऑफ कंडीशन में, तो चलेंगे नहीं पाइपलाइन। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कि एजेंट यहाँ पर लाना पड़ता है आपको। न्यू एजेंट करके आपको ऐड करना पड़ेगा और आपको बताना पड़ेगा आपका एजेंट कहाँ पर है। तो ये वाला जो एजेंट है मैंने डिप्लॉय किया हुआ है। अब इस एजेंट को अपन सर्च करके देखते हैं। तो इसको सर्च करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर एजोर में जाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्चुअल मशीन, या मैं शॉर्ट में वीएम भी लिख सकता हूँ। ओके, ये वर्चुअल मशीन आ गया। वीएम लिखेंगे तो भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो वर्चुअल मशीन मैंने ओपन किया, तो ये मेरा वर्चुअल मशीन मेरा उबंटू का बनाया हुआ है, लिनक्स बेस्ड है ना। तो ये वर्चुअल मशीन है मेरा। लेकिन अभी फिलहाल ये इसका स्टेटस स्टॉप्ड दिखा रहा है, यानी कि ये वर्किंग कंडीशन पे नहीं है। अगर मेरे को इसको वर्किंग कंडीशन में लाना है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं इसको मैन्युअली भी स्टार्ट कर सकता हूँ, या जो ऑटोमेशन के द्वारा मैं इसको स्टॉप किया हूँ उससे भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो देखो ये वीएम के अंदर आ गया मैं। तो वीएम को क्लिक कर दिया, ये मेरा वीएम का नाम है। एजेंट बोलते हैं इसको, सेल्फ एजेंट मैंने नाम दिया हुआ है। तो ये सेल्फ एजेंट को अंदर आ गया हूँ। अगर मेरे को स्टार्ट करना है तो मैं ये स्टार्ट का बटन केवल एक बार क्लिक कर दूंगा। ये देखो यहाँ प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ये कुछ सेकंड लेगा और ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा ना, तो ये स्टार्ट का बटन जो है ऐसा डल हो जाएगा, और स्टॉप का बटन जो है हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी यहाँ से हट गया, इसका मतलब नहीं प्रोसेस खत्म हुआ। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ आपको प्रोसेस दिख रहा है। आप अगर यहाँ क्लिक करोगे नोटिफिकेशन में, तो ये दिखाएगा आपका ये स्टार्टिंग हो रहा है। स्टार्टिंग होने में टाइम लगता है क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। तो ये वर्चुअल मशीन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। तो हम देख रहे हैं अभी इसको स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा समय लगता है, 30 सेकंड 40 सेकंड भी लग सकता है, और ये पूरी तरीके से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने ऑटोमेशन क्यों किया था? क्योंकि मुझे कॉस्ट कटिंग करना था। तो मेरे बिल जो है बच जाते, रात में डेवलपर काम नहीं करते, ये सारे स्टॉप हो जाते, तो मेरा बिलिंग स्टॉप हो जाता है। देखो अब यह नोटिफिकेशन आ गया कि स्टार्ट हो गया। यहाँ पर देखो ये स्टार्ट का बटन डल हो गया, रीस्टार्ट और स्टॉप का हाईलाइट हो गया। इसका मतलब है ये स्टार्ट कंडीशन में आ गया। अब ये एजेंट स्टार्ट हो गया है, इसको अगर हमें देखना है तो हम एक काम करते हैं कि एजेंट पे जाते हैं। देखो यहाँ ऑनलाइन आ गया। अब यहाँ पर तुम लोग को एकदम क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अभी इसकी कंडीशन क्या हो गई? ऑनलाइन आ गया। इसका मतलब ये बिल्ड करने के लिए क्या है? रेडी है। लेकिन डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिप्लॉयमेंट के लिए जो हमारे कंटेनर ऐप है उसको भी मैंने ऑफ करके रखा हुआ है। एक बार देखते हैं कंटेनर ऐप में। तो आप यहाँ पर जो है कंटेनर ऐप सर्च करेंगे, तो ये कंटेनर ऐप्स आ गए। कंटेनर ऐप्स को मैं सेलेक्ट करूंगा तो मेरे जितने भी कंटेनर ऐप्स है वो यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। देखो ये पहला पेज है। इसके बाद में अगर सेकंड पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर अलग कंटेनर ऐप्स है। तो इतने कंटेनर ऐप मेरे इस समय डिप्लॉयड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। सात जो है पेज 2 पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 17 कंटेनर ऐप मेरे डिप्लॉय। ठीक है, तो अभी ये जो है मेरा डिप्लॉयमेंट तो है, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि इसमें से उसको चालू करने का मैनुअल ट्राई करता हूँ। तो हम इसमें से कोई एक सर्विस पिक कर लेते हैं, जैसे एडमिन सर्विस लेते हैं, डेव की। तो एडमिन सर्विस डेव में जब मैं क्लिक करूंगा, और अभी हम कंटेनर ऐप के अंदर जा रहे हैं, तो हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ से
स्टार्ट करने के लिए आपको रेप्लिका स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इसका जो रिवीजन और रेप्लिका जो है ना, ये स्टॉप होगा यहाँ पर। ये देखो, ये स्टॉप है। ट्रैफिक 100 पर मतलब जीरो है पूरा। इसका मतलब ये स्टॉप कंडीशन में। यहाँ पर स्केल, यहाँ पर ये देखो ग्रे कलर का रनिंग स्टेटस क्या है इसका, स्टॉप है। तो मैं इसको यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। और एक और तरीका है इसको स्टार्ट करने का, कि मैं इसको ऑटोमेशन से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मैं एक बार ऑटोमेशन अकाउंट से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो लगभग सारे कंटेनर अब जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑटोमेशन अकाउंट होता है, एक सर्विस। इसको सर्च करोगे ना, अकाउंट, ऑटोमेशन अकाउंट, तो ये आ जाएगा। और इसमें आपको एक क्रिएट करना पड़ता है। तो जैसे आप क्रिएट करोगे, तो जैसे यहाँ पर ऑटो स्टार्ट स्टॉप सर्विस, इस नाम से मैंने एक बनाया हुआ है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। तो अभी मैं इसके अंदर चला गया। ये ऑटोमेशन सर्विस के अंदर जब चला गया, तो लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा, दिखाई दे रहा रन बुक। इस रन बुक को मैंने क्लिक कर दिया। अब इस रन बुक के अंदर गया मैं, तो यहाँ पर आप देखोगे तो दो इसमें मेरा बना हुआ है रन बुक। एक कंटेनर ऐप के लिए बना हुआ है, एक वीएम के लिए बना हुआ है। तो वीएम तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये कंटेनर ऐप वाला मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी कंटेनर ऐप वाला मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, मैंने सभी कंटेनर ऐप के लिए एक ही कोड लिखा हुआ है, एक ही स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये टाइम टू टाइम रन होते रहता है। तो इसमें एक टाइम होगा एएम वाला स्टार्ट होने का, पीएम वाला स्टॉप होने का, 9 बजे से 9 बजे तक का। मैंने स्टार्ट स्टॉप का दिया हुआ है। टाइम टू टाइम डेली बेस पे चलते रहता है अपने आप। और अगर कोई इशू आ गया तो मेरे को मेल ट्रिगर हो जाएगा। तो ये ऑटोमेशन अकाउंट्स मैंने यहाँ पर बना के रखा हुआ है। अब मान लो कि मैं इसको रन करने का ट्राई करता हूँ, तो जैसे मैं रन करता हूँ इसके स्क्रिप्ट को, तो ये एक्शन पूछ रहा है कि मुझे क्या एक्शन लेना है। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्टार्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्शन बनाया हुआ हार्ड कोड। एक स्टार्ट बना है, एक स्टॉप बना है। अभी एक्शन में मैंने क्या किया, स्टार्ट लिख दिया और स्टार्ट का बटन दबा दिया। तो इसकी जो स्क्रिप्टिंग है ना, ये स्टार्ट हो गई है। और ये स्क्रिप्टिंग पूरा चलेगी, और जितने कंटेनर ऐप है पूरा सबको ऑन कर देगी। मैं चाहूँ तो एक सिंगल को भी ऑन कर सकता था, बट मैं ऑटोमेशन दिखाना चाह रहा था कि ये वर्किंग कैसे होता है। अभी ये वर्किंग में आ गया। और ये एग्जीक्यूशन इसका स्टार्ट हो गया। और ये थोड़ा समय लेगा। जैसे क्यू में था, अभी स्टेटस देखो स्टार्टिंग में आ गया। तो पहले ये क्यू में गया था, क्यू में जाने के बाद स्टार्टिंग मोड में आ गया। अब ये स्क्रिप्ट रन होना चालू हो गई। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट एक्चुअली में कैसे मैंने बनाया है। जैसे मेरे पास जो प्रॉब्लम क्या था, कि मेरे कंटेनर ऐप बढ़ते जा रहे थे। जैसे जैसे नई नई सर्विस आती है तो कंटेनर ऐप बढ़ते। जैसे मान लो कल की डेट में सेल्फ सर्विस मैंने चालू कर दिया, तो सेल्फ सर्विस का कंटेनर ऐप बन जाएगा डेव का। फिर सेल्फ सर्विस का एक स्मोक का बन जाएगा। फिर उसके बाद मैं परचेस वाला अगर चालू कर दिया काम, तो परचेस का कंटेनर बन जाएगा डेव का, परचेस का बन जाएगा स्मोक का। तो फिर मैंने क्या किया, कि ऐसा कोड लिखा हो स्क्रिप्ट में कि वो कंटेनर ऐप पूरा का पूरा ढूंढता है कितने। अभी जैसे करंट मेरे पास 17 है, तो पूरा 17 कंटेनर ऐप को गेट करके लेके आता है। फिर एक एक लूप चलाता है और एक एक कंटेनर ऐप को स्टार्ट करना है कि स्टॉप करना है, वो स्क्रिप्ट उसके ऊपर अप्लाई करता है। तो इससे मेरे को क्या फायदा हो गया, कि मेरा आज अगर 17 कंटेनर ऐप है, कल अगर ये 20 हो जाता है तो भी मेरा ये काम करेगा, 100 हो जाता है तो भी यही काम करेगा। मुझे यहाँ जो स्क्रिप्ट है उसको बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रन हो रहा है ना, एक्चुअली में स्क्रिप्ट हो रहा है, पावर सेल की स्क्रिप्ट है। तो वीएम को स्टार्ट होने में टाइम लगा था, सेम ऐसे ही इसको भी स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगेगा। अगर मान लो हम कंटेनर में जाते हैं, जैसे कंटेनर ऐप में मैं चला गया। कंटेनर ऐप में मैं देखना चाहता हूँ कि कोई स्टार्ट हुआ है क्या। तो जैसे कि एडमिन सर्विस को हम देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। एक्चुअली पहला यही सर्विस है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको रिवीजन में देखेंगे तो पता चलेगा स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, तो दूसरी सर्विस उसने पकड़ ली होगी। तो थोड़ी देर बाद जो है, ये पूरा का पूरा स्टार्ट मोड में आ जाएगा, एक एक करके। एक दूसरा भी ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि उसका रनिंग, बैकग्राउंड रनिंग चालू हो चुका है। और ये थोड़ा समय लेगा, एटलीस्ट 40 मिनट भी ले सकता है सबको स्टार्ट होने में।
मैंने ऑटोमेशन के द्वारा भी स्टार्ट कर दिया। तब तक चलो मैं दूसरी चीजें बता देता हूँ। दूसरी चीज ये बताता हूँ कि जैसे मान लो कि अपना जो कंटेनर ऐप होता है, तो ये कंटेनर ऐप जब आपका डायरेक्ट आप बनाने जाओगे, तो ये डायरेक्ट बनता नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, इमेज चाहिए होता है। जैसे मान लो यहाँ से आप बनाने जाओगे क्रिएट कंटेनर ऐप, तो सबसे पहले आपको, जो मैंने बताया था, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में एक डॉकर इमेज होना चाहिए। अगर वो डॉकर इमेज वहां पर है तो आप इसको बना सकते हो, या तो आपको कहीं और से इमेज लाना पड़ेगा डॉकर हब से या कहीं से। करेक्ट। तो जैसे आप इसको क्रिएट कंटेनर का बटन दबाते हो तो सबसे पहला आता है सब्सक्रिप्शन। आप सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करो। सेकंड आपका आता है रिसोर्स ग्रुप। तो आपको जो रिसोर्स ग्रुप लेना है वो आप ले लो। फिर इसके बाद कंटेनर ऐप का नेम। तो आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर नेम डालना पड़ेगा, सर्विस का नाम डालना पड़ेगा। अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है तो लास्ट में डैश डेव। स्मोक एनवायरनमेंट का है तो डैश स्मोक। यानी मीनिंगफुल नेम आपको देना पड़ेगा। ये देने के बाद अब देखो डिप्लॉयमेंट रिसोर्स क्या बोल रहा है, कंटेनर इमेज। तो कंटेनर इमेज इसको चाहिए, या फिर आपको सोर्स कोड चाहिए। तो सोर्स कोड से डायरेक्ट तो हम डिप्लॉय नहीं करते, कंटेनर इमेज से कर दे। तो कंटेनर इमेज रख करके जैसे आप आगे बढ़ोगे, ये रीजन लेना पड़ेगा आपको, कौन सा रीजन है, कंटेनर ऐप एनवायरमेंट। ये लोगे और जैसे आप नेक्स्ट करने जाओगे, तब ये आपको आगे चल के पूछेगा कि आपका इमेज है कहाँ पर। तो अगर आपका इमेज एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में है, तो बोलेगा कि बताओ कहाँ पर है। तो जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ है, फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा रजिस्ट्री में। तो ये मेरे रजिस्ट्री का नाम आ गया, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री का नाम है। इसको ले लिया। अब इमेजेस पूछ रहा है, कौन सी इमेज से बनाना है। तो ये मेरे पुराने इमेज आ गए, जो ऑलरेडी मेरे बन के डिप्लॉय हुए। तो मेरे को अगर नया इमेज से बनाना है, अगर नया कंटेनर बनाना है, तो मुझे पहले क्या लाना पड़ेगा, यहाँ इमेज लाना पड़ेगा। और जब तक ये इमेज सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक आप एक कंटेनर ऐप क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, एक और तरीका है बिना इमेज का कंटेनर ऐप बनाने का, वो है पावर शेल स्क्रिप्ट। बट लेकिन इमेज के द्वारा ही बनाया जाता है जनरली। अब जैसे मैंने सोनार क्यूब का मैंने जब बनाया था, तो मैंने क्या किया था कि डॉकर हब सेलेक्ट किया था। और डॉकर हब सेलेक्ट करके मैंने सोनार क्यूब को सर्च मारा, तो सोनार क्यूब का इमेज वहां से उसने उठा लिया डॉकर हब से, और कंटेनर ऐप क्रिएट कर लिया। तो मैं, ये देखोगे मेरे इसमें ना, तो सोनार क्यूब का भी एक कंटेनर ऐप बना होगा, सेकंड पेज में होगा। ये देखो सोनार क्यूब, ये मेरा सोनार क्यूब का यहाँ पर बना हुआ है। तो ऐसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कंटेनर ऐप में सीधे डिप्लॉय कर सकते हैं, उसको यूज में ले सकते हैं। अब चलो हम इसमें परमिशन वगैरह देख लेते हैं कि परमिशन कैसे देते हैं। जैसे एडमिन सर्विस में मैं गया, तो एडमिन सर्विस में जाने के बाद मैं एक्सेस कंट्रोल पे जाऊंगा। हमेशा ज्यादातर परमिशन यहाँ से मिलती है। और एक्सेस कंट्रोल में जैसे मैं जाता हूँ, अच्छा सभी रिसोर्स का एजोर का लगभग एक जैसा रहता है। एक्सेस कंट्रोल आईएम सब में रहेगा, गारंटेड है। और जैसे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन आती है। ये स्क्रीन में दो तीन चीजें रहती है। पहला है कि रोल असाइनमेंट, आप जो पहले वाला देख सकते हो कि क्या क्या इसमें दिया गया, किसको किसको दिया गया। तो अभी रोल असाइनमेंट में जाके मैं नीचे जाऊंगा, तो यहाँ पर मेरे जो लीड है उसको मिला हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर देखो, ये मिला हुआ है प्रिंसिपल, सर्विस प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर का। तो ये जो सर्विस प्रिंसिपल मिल रहा है, ये एग्जैक्ट क्या चीज है, ये है इमेजेस। ये इमेजेस को भी मैंने देख रखा हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि वो जो है इसको अपडेट कर सकता है। और दूसरा, ऑटो स्टार्ट वाला जो मेरा ऑटोमेशन है, इसको भी परमिशन दे के रखा हो। तो क्या करता है, इसको स्टार्ट और स्टॉप करने का काम करता है। तो अगर मैं ये परमिशन अगर नहीं देता इसको, तो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट इसके ऊपर काम ही नहीं कर पाता। तो मुझे देखो ऑटोमेशन अकाउंट को भी परमिशन देना पड़ा। ठीक है, मुझे इमेजेस यानी कि एजोर कंटेनर रजिस्ट्री को भी देना पड़ा। और मैंने यहाँ पर डेवलपर्स को भी दिया है। हालांकि ये एक परमिशन है रीडर का, जो मैं सबको दे देता हूँ, वो देख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो मेरा लीड है, जो एक्चुअल में पाइपलाइन का काम करता है, इसको मैंने दो परमिशन दिया, आर्क पुल का और आर्क पुश का। तो ये मैं तुम लोग को बताया था ना, आर्क पुल क्या होता है, आर्क पुश क्या होता है। तो ये दो परमिशन मैंने बताया था। फिर से बता लेता हूँ, आर्क पुश की परमिशन क्या होती है कि डॉकर इमेज को आप डायरेक्ट पुश कर सकते हो। अभी जो डेवलपर्स है, किशोर, अगर ये चाहे तो डॉकर इमेज को डायरेक्ट कंटेनर ऐप में पुश कर सकता है विदाउट पाइपलाइन, क्योंकि मैंने उसको परमिशन दे के रखा हुआ है कि तुम पुश कर सकते हो। और ये कहाँ पुश कर सकता है, कंटेनर रजिस्ट्री में भी कर सकता है। और आर्क पुल का मतलब क्या है कि अपडेट ले सकता है उस इमेज को,
फैच भी कर सकता है। तो इस प्रकार के परमिशंस हमें देने पड़ते हैं। तो ये सब परमिशन है। ये परमिशन देने के बाद ही डेवलपर्स इसमें काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने परमिशन वाला विंडो बताया था, और ये आईएम करके आपको हर जगह मिलेगा। जैसे मान लो कि मैं आपको वीएम खोल के दिखाता हूँ, यानी कि हमारा जो एजेंट है, सेल्फ होस्टेड एजेंट। मैंने वीएम सर्च किया, वर्चुअल मशीन आ गया। अब ये जो वर्चुअल मशीन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको हम एजेंट बोल रहे हैं, देखो, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं देखूंगा लेफ्ट साइड में, देखो आईएम लिखा हुआ है। हर सर्विस में आपको आईएम मिलेगा, और यही एक्सेस देने का तरीका है। आपको यहाँ जाके एक्सेस देना रहता है। इसमें कौन कौन सा रोल है, किसको किसको मिला, अगर देखते हैं। तो मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर तो हमें ओनर का तो दिया हुआ है। सर्विस प्रिंसिपल का रोल देखो, यहाँ लाइन से इतने सारे पड़े हुए हैं। तो ये सर्विस प्रिंसिपल एग्जेक्ट क्या करता है कि जो एप्लीकेशन हमारा है, वो जो इतने हमारे पास रेपोजिटरी बने हुए अलग अलग, तो वो सारे रेपोजिटरी के कोड यहाँ पर बिल्ड हो पाए, तो वो परमिशन है कि एजेंट को यूज कर पाएंगे। उसके लिए मैंने परमिशन दिया है। कुछ डेवलपर को भी मैंने परमिशन दे के रखी हुई है यहाँ पर। तो ये डेवलपर्स वगैरह है, अकाउंट के सेक्शन के लोग हैं। और ये जो मैंने परमिशन दिया हुआ है, अगर ये परमिशन नहीं दूंगा तो इसमें बिल्ड ही नहीं बनेगा। और ऑटो स्टार्ट वाला ये मेरा क्या ऑटोमेशन है, तो ऑटोमेशन को भी परमिशन दिया हो, तभी वो इसको स्टार्ट स्टॉप कर पा रहा है। तो ऑटोमेशन से किसी को स्टार्ट स्टॉप करना है तो पहले उसको परमिशन देना पड़ता है। तो ये देखो, यहाँ पर मैंने कंट्रीब्यूटर का परमिशन दे के रखा है दोनों को, तब जाकर के वो इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो ये आईएम में आपको परमिशन लेना है। अगर आप डेवलपर हो, नए हो, तो आपको ये सब परमिशन होना चाहिए। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए तो एडमिन का राइट्स होना चाहिए, बट इसको ऑपरेट करने के लिए आपको कंट्रीब्यूटर का राइट्स होना चाहिए। तो ये आपका हो गया। एक बार कंटेनर ऐप में जाके देखते हैं स्टार्ट हुआ पे। अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा खोल के देखते हैं। पता नहीं, इसमें टाइम लग रहा है स्टार्ट होने में। तब तक हम एक काम करते हैं, पाइपलाइन वगैरह देख लेते हैं जब तक। तो अभी वापस हम यहाँ पर आते हैं हमारे डेवॉप्स प्रोजेक्ट पे। मैं आगे का दो चीज क्या दिखाया वो याद रखो। एक मैंने तुमको बताया था कि कंटेनर कंटेनर ऐप, जिसमें हमको डिप्लॉय करना है। और एक मैंने बताया था एजेंट, जिसमें बिल्ड बनने वाली है। तो ये दो आगे का चीज बता दिया। और एक तीसरा मैंने बताया था, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री। तो ये कंटेनर रजिस्ट्री होता है ना। तो ये कंटेनर रजिस्ट्री का क्या होता है, जहां पर डॉकर इमेज स्टोर रहते हैं। ये कंटेनर रजिस्ट्री को ओपन करोगे, और ओपन करने के बाद रेपोजिटरी में क्लिक करोगे, लेफ्ट साइड में सर्विस में रेपोजिटरी है। तो यहाँ पर तुमको जो है पूरे इमेजेस दिखेंगे। ये देखो इमेज है, डॉकर इमेज है। तो डॉकर इमेज आ करके यहाँ पर क्या होता है, सेव हो जाता है। और यहाँ से फिर वो कंटेनर ऐप को जाके अपडेट कर देता है। तो ये तीन चीज मेरे को पाइपलाइन में रिसोर्स बतानी थी। एक तो कंटेनर रजिस्ट्री, जिसमें डॉकर इमेज आता है। बिल्ड कहाँ बनता है, एजेंट में, जो कि वीवो वीएम मैंने दिखा दिया। और डिप्लॉयमेंट फाइनली कहाँ होता है, कंटेनर ऐप में, वो भी मैंने आपको दिखा दिया, जो अभी स्टार्टिंग कंडीशन में मैंने डाल के छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आते हैं हम वापस प्रोजेक्ट में। तो जैसे हम कोई एक पाइपलाइन को ओपन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइपलाइन का कोड अगर देखना है तो पहले हमको रेपोजिटरी में जा करके हम देख सकते हैं। जैसे अभी ये टेनेंट सर्विस की रेपोजिटरी है, इस रेपोजिटरी में ये फोल्डर है और नीचे फाइल है। इस फाइल में देखो आपको दो पाइपलाइन दिख रही है। एक आपका डेव की पाइपलाइन है, और एक आपकी स्मोक की पाइपलाइन है। आप अभी किसी भी कंटे इसमें जाओगे रेपोजिटरी में, आपको दो पाइपलाइन दिखाई देगी। तो जैसे अभी टेनेंट सर्विस में देख रहे हैं, एडमिन सर्विस में जाते हैं। तो एडमिन सर्विस में भी जाएंगे, तो इसके ब्रांच भी होती है अलग अलग। तो फिलहाल अभी अपन एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं पाइपलाइन। ये पाइपलाइन लिखा हुआ है। यहाँ से इस डेवॉप्स प्रोजेक्ट में जितनी पाइपलाइन है, ये पूरी यहाँ पर आ गई। ये देखो, इतनी पाइपलाइन है। ये एक पाइपलाइन ब्रेक हुई थी, बट ये इतनी सारी पाइपलाइन यहाँ पर है। सब ग्रीन है, मतलब लास्ट लास्ट रन इसका सबका सक्सेसफुल हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम डिटेल देखते हैं कि ये कौन कौन सी पाइपलाइन है,
तो जैसे पहला वाला एडमिन सर्विस का स्मोक का है, दूसरा वाला देखेंगे तो पेमेंट सर्विस का है, ये नोटिफिकेशन सर्विस का है। तो ऐसे ही ये पाइपलाइन यहाँ पर मिलेगी आपको टेनेंट सर्विस डेवलपमेंट का है। तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अभी मैंने क्या किया, पाइपलाइन को क्लिक किया। तो जैसे पाइपलाइन जो पहले से बनी हुई है उसको अगर मैं क्लिक कर दिया तो उसके पूरे जॉब आ जाएंगे, ये कब कब रन हुआ था और उसका स्टेटस क्या था, ये पूरी हिस्ट्री आ गई। देखो कितनी बड़ी हिस्ट्री है, यह पूरी हिस्ट्री हमारे सामने आ गई, कौन कौन सी डेट में रन हुआ था और कितना समय लिया था पूरा रन होने में। अगर मैं इस पाइपलाइन का कोड देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना पड़ेगा। अगर ये पाइपलाइन को मैं रन करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा, रन पाइपलाइन। तो मैं एडिट पे जाता हूँ। तो एडिट में जाऊंगा तो ये जो पाइपलाइन है इसका कोड, सोर्स कोड दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन में सोर्स कोड है। तो इसका ये नाम दिया हुआ है, इसका पाइपलाइन का। फिर इसमें पुल डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब जो मैंने वीएम ऐड करके रखा है डिफॉल्ट के अंदर। आप किसी नाम से भी अगर बनाए हो तो वो आपको देने पड़ेंगे, जहां पर एग्जैक्ट आपका बिल्ड होने वाला है उसका नाम यहाँ पर देना है। तो वीएम का नाम नहीं देना है। आप वीएम को जब आप डेवऑप्स प्रोजेक्ट में एज ए एजेंट ऐड किए हो तो उस एजेंट का नाम क्या है, तो यहाँ पर एजेंट का नाम जो है हमारा डिफॉल्ट है। फिर इसका ट्रिगर डेव, यानी डेव में आपको ट्रिगर करना है। और पीआर आपका कहाँ पर अप्रूव होगा, डेव के लिए। तो डेव के लिए जब कोई पीआर बनेगा तो आपको डेव को ट्रिगर कर देना है। तो डेव को ट्रिगर करना है मतलब डेव डेवलपमेंट ब्रांच जो है, ये देखो डेवलपमेंट ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर क्लिक करोगे तो और भी ब्रांच आ जाएगी। तो डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर जो ये पाइपलाइन है इसको रन कर दो, इसका सिंपल सा मतलब होता है। अगर इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल्स है, जो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था पीपीटी में कि हम किस प्रकार से वेरिएबल में ये सब इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। वेरिएबल में स्टोर करने से क्या फायदा होता है कि अगर मान लो कि मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी, जैसे रिसोर्स ग्रुप है, रिसोर्स ग्रुप को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से चेंज कर सकता हूँ। और ये जो वेरिएबल्स रहते हैं ना, यहाँ देखो राइट साइड में वेरिएबल दिया हुआ है, इस वेरिएबल को क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप वेरिएबल बना भी सकते हो नया, अगर आप बनाना चाहते हो, जो आपको पाइपलाइन में यूज करना है। अब यहाँ पर देखो कि मैंने ये अलग अलग स्टेप है तो मैंने कमेंट लाइन लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से क्या चालू हो रहा है, बिल्ड स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे सोनार भी स्टार्ट होगा। तो पहले क्या स्टार्ट हो रहा है, स्टेज क्या है, बिल्ड का है। बिल्ड जॉब यहाँ से स्टार्ट हो गया। और बिल्ड में सबसे पहला काम क्या है किया, .NET 10 को इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो .NET 10 का जो SDK है उसको इंस्टॉल करेगा। फिर उसको वेरीफाई करेगा कि भाई वर्जन वगैरह सब सही है क्या, प्रॉपर .NET SDK इंस्टॉल हुआ क्या। अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो क्या करेगा, रीस्टोर करेगा। क्या रीस्टोर करेगा, न्यूगेट पैकेज को। तो न्यूगेट पैकेज इसको कहाँ से मिलेगा, जितने भी आपकी CS प्रोज है, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल होती है विजुअल स्टूडियो की, सारे CS प्रोज को ओपन करेगा, उसमें से रेफरेंस उठाएगा और वो रेफरेंस के हिसाब से आपका पूरा जो है रीस्टोर कर देगा न्यूगेट पैकेज को। फिर इसके बाद आता है आपका सोनार प्रिपरेशन। तो सोनार प्रिपरेशन में क्या क्या स्टेप आता है, पहला है सोनार प्रिपेयर होगा। प्रिपेयर होने के बाद क्या होगा, एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद क्या करेगा, रिपोर्ट जनरेट करेगा। रिपोर्ट जनरेट जनरेट हो जाएगा जिसमें वल्नरेबिलिटी इशू, ये सारी चीजें आपकी आ जाएगी। तो वो होने के बाद क्या काम करेगा, इसको जो प्रोजेक्ट है सोनार का, उस प्रोजेक्ट में रिपोर्ट को पब्लिश कर देगा। तो मेरे सोनार में जब मैं लॉगिन करके दिखाऊंगा तो उसमें ये टेनेंट सर्विस करके प्रोजेक्ट है, इसमें इसकी वैल्यू को जाके एम्बेड कर देगा, यानी कि उसमें पब्लिश कर देगा। तो आप जब लॉगिन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस बिल्ड के समय कितने वल्नरेबिलिटी और कितने इशू डिटेक्ट हुए। तो एक बार सोनार अगर रन हो गया तब नीचे आएंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉल्यूशन को बिल्ड कर रहा है। जैसे .NET में रन करने से पहले हम बिल्ड करते रिबिल्ड करते, तो यहाँ पर ये बिल्ड कर रहा है, DLL वगैरह क्रिएट कर रहा है। तो ये बिल्ड अगर हो गया तो इसके बाद क्या कर रहा है, रन टेस्ट। लेकिन मेरे प्रोजेक्ट में टेस्ट नहीं है, तो ये फिर कुछ मिली सेकंड के बाद ही तुरंत आगे चल जाएगा, क्योंकि इसको टेस्ट नहीं मिलेगा। अगर X यूनिट का टेस्ट के अगर लिखा होता, टेस्ट मेथड वगैरह बना के रखा होता, तो फिर उसको रन करता। तो ये टेस्ट को यहाँ पर रन कर रहे हैं। यहाँ पर ऑटोमेशन भी रन कर सकता हूँ। ऑटोमेशन का कोड अगर मैंने किसी दूसरे रिपोजिटरी में रखा हुआ है तो मैं इसमें भी जाके उसको रन कर सकता हूँ। ये वहां से फैच करके उसको भी रन कर लेगा। फिर इसके बाद है सोनार एनालाइज। तो अभी देखो वो सोनार का ऊपर तो उसने स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर एक्चुअली में एनालाइज कर रहा है। एनालाइज करने के बाद सोनार पब्लिश, ये फाइनल यहाँ हो रहा है, जो रिपोर्ट है ना सोनार में भेज रहा है यहाँ से। फिर इसके बाद क्या कर रहा है ये, सेट इमेज रेपो।
तो ये जो है ना ACR को सेट कर रहा है, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, जिसमें डॉकर इमेज कंटेन किए जाते हैं। तो ये इसको ले लिया। फिर इसके बाद डॉकर बिल्ड बनाना चालू किया। ये डॉकर बिल्ड यहाँ से क्या होगा, बनना चालू हो जाएगा। और जब डॉकर बिल्ड बन जाएगा तो उसको क्या करेगा, कंटेनर रजिस्ट्री जो है उसमें उसको पुश कर देगा। और डॉकर कैसे बनाएगा, डॉकर फाइल से बनाएगा। तो डॉकर फाइल का पाथ यहाँ पर प्रॉपर देना पड़ेगा, कि जो SRC के अंदर जो सोर्स फ्लो टेनेंट एपीआई उसके अंदर देखो डॉकर फाइल है, तो ये डॉकर फाइल का कंटेंट यहाँ से लेगा और फिर डॉकर इमेज क्रिएट कर देगा। फिर उसके बाद जब डॉकर इमेज आपका बना लिया, बनाने के बाद क्या किया, उसको कंटेनर रजिस्ट्री में पुश भी कर दिया। तब आता है आपका डिप्लॉयमेंट स्टेज। अब ये डिप्लॉयमेंट स्टेज में क्या काम कर रहा है, तो इसमें ये क्या काम कर रहा है कि ये आपका जो कंटेनर ऐप है और उस कंटेनर ऐप का नाम भी है, तो उस नाम पे वो क्या करेगा, उस डॉकर इमेज को अपडेट करेगा। तो यहाँ से ये सब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसका इमेज वगैरह ये फैच कर रहा है। और इमेज फैच करने के बाद वही नाम का इमेज फैच करेगा जिस नाम से हमको चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखो कंडीशन लगा, इफ कंडीशन। तो ये कंडीशन चेक कर रहा है कि भाई जो कंटेनर ऐप है, जो इमेज है उसके नाम का है या नहीं। अगर है तो उसको अपडेट कर देगा, ये वाला कमांड चला देगा अपडेट वाला। और अगर नहीं है तो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा, नया कंटेनर ऐप बना देगा। तो ये पाइपलाइन हम लोग बनाने के बाद पाइपलाइन रन कर देते, कंटेनर ऐप भी अपने आप बन जाता है, इसका डॉकर इमेज वगैरह भी बन जाता है। हमें वो जाके मैनुअल कुछ नहीं करना है, केवल पाइपलाइन ही आपको बनाना है। तो पाइपलाइन में वो रहता है कि वो डॉकर इमेज भी बना रहा है और कंटेनर ऐप बना रहा है, और डॉकर इमेज से क्या कर रहा है, कंटेनर ऐप को अपडेट कर दे रहा है और कंटेनर ऐप को स्टार्ट भी कर दे रहा है। तो ये कंटेनर ऐप में भी हमको क्या होता है कि कुछ परमिशन देनी पड़ती है, की वॉल्ट वगैरह हो गया, एजोर ऐप कॉन्फ़िग हो गया। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ से वो ले लेता, निकाल लेता है पूरा। RBAC परमिशन है, ये देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर परमिशन वगैरह ये ले रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है एज एड रोल, रोल असाइनमेंट का काम हो रहा है। ये प्रिंसिपल आईडी पे रोल असाइन हुआ। और फिर उसके बाद ये रिसोर्स ग्रुप वगैरह यहाँ से फैच किया। इसके बाद ये फाइनल स्टेज आता है APIM स्टेज का। यानी कि जो APIM मैंने बताया था ना, API गेटवे, जब ये कंटेनर ऐप आपका रनिंग कंडीशन में आ जाता है और उसका स्वैगर स्टार्ट हो जाता है, तो स्वैगर के अंदर का मेन जेसन फाइल जो होता है उसको फैच कर लेता है। और फैच करके APIM में उसको फिर क्या करता है, मैप कर देता है। तो आपकी जो नई API है, APIM में आपको दिखने लग जाती है। तो ये जो पूरा कोड है उसी का है। अच्छा, यहाँ पर ये वेटिंग मैंने लगाया हुआ है। ये वेटिंग मैंने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जब वो कंटेनर ऐप को अपडेट करता है ना पाइपलाइन, तो तुरंत नीचे आ जाता है। लेकिन वह अपडेट होने के बाद कंटेनर ऐप को रन होने में टाइम लगता है। कभी कभी तो उसे 15 सेकंड भी लग सकता है, कभी 40 सेकंड और 1 मिनट भी लग जाता है प्रॉपर रन होने में। तो अगर ये पाइपलाइन नीचे आ जाएगा तो क्या करेगा, एरर मार देगा, क्योंकि इसको ये जेसन फाइल तो मिलेगी नहीं ना, क्योंकि कंटेनर ऐप तो रनिंग कंडीशन में आया नहीं है। और जब तक रनिंग कंडीशन में नहीं आएगा स्विगर चालू नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि भाई इसको लूप लगा दिया कि ये क्या काम करता है कि 10 सेकंड के लिए एक बार वेट करता है, और 10 सेकंड के बाद चेक करता है कि जेसन अवेलेबल है क्या। अगर इसको जेसन नहीं मिलता तो फिर 10 सेकंड के लिए फिर से वेट करते रहता है। और 10 सेकंड के बाद फिर से चेक करता है कि जेसन क्रिएट हुआ कि नहीं, जेसन रन हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि स्वेगर रन हुआ कि नहीं। तो अगर ये स्वेगर रन हो जाता है और इसको ये जेसन फाइल मिल जाती है, तो ये लूप क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। देखो यहाँ कंडीशन लगा हुआ है कि अगर जैसे इसको ये मिल गया, ये लूप को ब्रेक कर देगा। और ब्रेक करने के बाद क्या काम करेगा, इंपोर्ट करने का काम करेगा। तो जितना भी ये जेसन फाइल है, जिसमें नया API जो डेवलपर बना के भेजा है, वो सारा का सारा API में वो क्या करेगा, मैप कर देगा। और API में मैप मैप करेगा तो क्या करेगा, नाम भी उसका वैसे ही दे देगा कि भाई ये जो है टेनेंट की है और दूसरा डेव एनवायरनमेंट की है। तो उस नाम से मैप कर देगा। तो यहाँ से आपका API अपडेट हो जाएगा पूरा प्रॉपर। तो ये आपका एंड हो गया। तो ये हो गई पाइपलाइन। अब जैसे ये APIM क्या होता है मैं दिखा देता हूँ यहाँ लॉगिन करके। ये एजोर में आप जब ढूंढोगे ना APIM, ये देखो APIM का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये नाम से मैंने API गेटवे बना के रखा हुआ है। तो अभी मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद लेफ्ट साइड में API के अंदर APIs लिखा हुआ है। इसको मैं क्लिक करूंगा
एपीआई को क्लिक करने के बाद अब देखोगे ना, तो मेरी जितनी भी एपीआई है, मतलब देखो सारे अलग अलग सर्विस की, डेव की, स्मोक की, सारे कलेक्शन यहाँ आ गए। अगर एडमिन एपीआई डेव की मुझे देखनी है, तो मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो इसके अंदर जितनी एपीआई है सब देखो मैप हो गई। अगर मैं एडमिन की स्मोक की देखूंगा, तो यहाँ पर ये स्मोक की एपीआई आ जाएगी। एंड पॉइंट चेंज होएगा, एपीआई तो सेम रहेगी, केवल उसका एंड पॉइंट चेंज होगा। जैसे एआई असिस्टेंट है, तो इसकी एपीआई यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये जो एपीआई है, किसी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में अगर यूज करना है, पोस्टमैन से कॉल करना है, तो आपको ये एपीआईएम वाला जो रहता है इसको कॉल करना है। आपको कंटेनर ऐप का कॉल नहीं करना है। तो ये भी चौथी सर्विस भी मैंने आपको दिखा दी। तो पाइपलाइन में फिर से मैं याद दिला रहा हूँ। सबसे पहले मैं डेवॉप्स प्रोजेक्ट बताया, है ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन बनाना बताया, डेवॉप्स प्रोजेक्ट बताया, डेवॉप्स प्रोजेक्ट में रेपोजिटरी बताया, रेपोजिटरी में पाइपलाइन की वाईएमएल फाइल दिखाया मैं, पाइपलाइन मैंने दिखाया कैसे रहती है, एडिट करके दिखाया, उसका सोर्स कोड समझा दिया। अब उसमें यूज होने वाले कंपोनेंट में एक था सेल्फ होस्टेड एजेंट, वीएम, वो भी मैंने दिखा दिया। स्टॉप था, मैं इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद डेवास प्रोजेक्ट के एजेंट में गया, तो वहां पर वो ग्रीन कलर में आ गया, वर्किंग कंडीशन में। तो एजेंट दिखाने के बाद मैंने आपको एजोर कंटेनर रजिस्ट्री दिखाया, जिसमें मैंने क्या दिखाया आपको, पूरा डॉकर इमेज दिखाया। फिर एजोर कंटेनर ऐप दिखाया, जिसको मैं स्टार्ट करने के लिए कमांड दिया। फिर से देख लेते हैं अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद मैंने यहाँ अभी एपीआईएम, एपीआई मैनेजमेंट सर्विस दिखा दिया कि कैसे यहाँ पर एपीआई मैप हो जाती है और यहाँ पर दिखाई देती है। तो एक बार हम फिर से जा करके ट्राई करते हैं हमारे कंटेनर ऐप को जिसमें स्टार्ट हुए थे। या तो मैंने जो की डाला है स्टार्ट, वो मिस्टेक होगा, मुझे देखना पड़ेगा, अगर नहीं अभी भी स्टार्ट हुआ। हालांकि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप तो हो रहा है। हो गया, देखो रनिंग में आ गया। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, अब ये स्टार्ट हो गया। ये 17 एजोर कंटेनर ऐप है, वो कहीं से भी चालू कर देता है स्टार्ट करना, और कहीं से भी रेंडमली स्टॉप करना चालू करेगा, ऑटोमेशन अकाउंट के द्वारा। तो इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी इतना वेट किया तो इतने में तो सारे चालू हो चुके हैं। तो अब ये जो हमारा स्टार्ट हो गया है एडमिन सर्विस डेवलपमेंट, अगर मान लो इसको रन करना है आपको, तो ओवरव्यू में जाओगे, यहाँ पर यूआरएल है, इसको क्लिक करोगे। यूआरएल क्लिक करने के बाद यहाँ पर एडमिन सर्विस रनिंग दिखा रहा है। और आपको अगर स्वेगर खोलना है, तो आपको यहाँ पर स्वेगर लिख के एंटर करना पड़ेगा, स्वेगर स्लैश इंडेक्स एचटीएमएल। ये आपकी स्वेगर की पूरी एपीआई यहाँ पर आ गई। तो ये सारे कंटेनर ऐप को रन करने का ये तरीका है। तो जैसे आपका डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन का कंप्लीट होगा 100%, तब आप यहाँ करके देखोगे तो आपको नई जो एपीआई डेवलपर ने बनाई है, वो आपको यहाँ अपडेटेड होके दिखाई देगी। तो ये पाइपलाइन का पूरा कोड रन होने के बाद इस प्रकार से फाइल आउटपुट मिलता है। फ्रंट एंड का मैं दिखा देता हूँ। हम जाते हैं बैक। यहाँ पर फ्रंट एंड के लिए हमारा जो है ये यूआई नेक्स्ट जेएस का है, नेक्स्ट जेन नाम ईआरपी का है। इसका यूआरएल को जैसे क्लिक करेंगे, तो फ्रंट एंड का जो है एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये हो गया start। तो अगर मान लो फ्रंट एंड वाले जब पीआर बनाते हैं, उसकी पाइपलाइन रन होती है, तो वो चेंजेस यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर एडमिन सर्विस में अगर किसी ने काम किया हुआ है, और डेव ब्रांच में जब पीआर बनाएगा और वो जब अप्रूव हो जाएगा, तो वो यहाँ पर आएगा। वापस हम यहाँ जाते हैं। अब जैसे यहाँ पहुंच गए हम, सर्विस टेनेंट डेवलपमेंट। अब मान लो मेरे को इसको रन करना है, तो मैं यहाँ से भी इसको क्या कर सकता हूँ, रन कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका क्या है, डेव ब्रांच में एक पीआर बना के कुछ कोड कर सकता हूँ। तीसरा तरीका क्या है कि डेव ब्रांच में किसी कोड में यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे रेपोज में गया मैं, अब रेपोजिटरी में गया, तो यहाँ पर कोई फाइल है, उसमें हल्का सा मैंने कुछ चेंज कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कोई एक फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोलर है। अब इस कंट्रोलर पे मैंने क्लिक किया, तो ये कंट्रोलर का कोड आ गया। मैं एडिट का बटन दबाया, एडिट मोड में आ गया। और कहीं पर मैं क्या करूंगा, जानबूझ के थोड़ा सा एंटर दबा दिया, यानी हल्का सा कुछ चेंज कर दिया। अब ये कमिट करने बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ब्रांच कौन सा है, स्प्रिंट 2 है। तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पर पाइपलाइन लगा नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा ज्यादा जूम देते हैं, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, रिवर्ट कर देता हूँ, डिस्कार्ड। मेरे को पाइपलाइन किस में डला हुआ है, डेव में। तो मुझे चेंजेस करना पड़ेगा कोड का, पहले डेव में करना पड़ेगा।
ये डिफॉल्ट। अब ये डेवलपमेंट ब्रांच आ गया। तो ये ज्यादा जरूरी था डेवलपमेंट ब्रांच लेना, वो मैंने ले लिया। डेवलपमेंट ब्रांच में मैं अब क्या करने वाला हूँ, एडिट करने वाला हूँ कोई एक फाइल को। और एडिट करके यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, जस्ट एक एंटर दबा देता हूँ। और एंटर दबा के मैंने इसको कमिट कर दिया, दोबारा कमिट किया। अभी ये कोड चेंज किस में हो गया, डेव ब्रांच में। डेव ब्रांच में किस में होगा, अच्छा एक मिनट। अच्छा मैंने पीआर का वो बना के रखा है पॉलिसी। तो पॉलिसी के कारण डायरेक्ट कोड में कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता है, उसको एक पीआर बनाना पड़ेगा। अब पीआर बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्प्रिंट 7 में। ये स्प्रिंट 7 में लीव कर देता हूँ, अभी मैं चेंज डिस्कार्ड कर दिया इसको। स्प्रिंट 7 में एडमिन कंट्रोलर है, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मैंने, सॉरी एडिट बटन नहीं दबाया, एडिट दबाया, इसमें मैं यहाँ पर चेंज कर दिया। एक एंटर दबा दिया और कमिट कर दिया, और यहाँ से कमिट कर दिया। तो अभी ये चेंजेस किस में चला गया, स्प्रिंट 7 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेव में लाने के लिए पीआर बनाना पड़ेगा स्प्रिंट 7 से डेव पे। तो अब मैं क्या करूंगा, पुल रिक्वेस्ट में जाऊंगा। पुल रिक्वेस्ट में जाने के बाद न्यू पीआर करूंगा। न्यू पीआर में यहाँ से स्प्रिंट 7 मुझे लेना पड़ेगा। एक मिनट, पीआर लेकिन एंटर दबाने से आया नहीं। तो ज्यादा ही चेंज करना था। चलो एक कमेंट डाल के देखते हैं स्प्रिंट 7 में। वापस खोल लेते हैं कंट्रोलर कोई भी, और यहाँ पर एक कमेंट डाल देते हैं, एडिट स्लैश स्लैश टेस्ट, और इसको मैं कमिट कर देता हूँ। अब ये स्प्रिंट 7 में चला गया। अब एक बार देखते हैं पीआर में चेंजेस आ रहा है कि नहीं, क्योंकि चेंजेस दिखाना चाहिए। यार यहाँ पर किसी का पुल रिक्वेस्ट पहले से पड़ा हुआ था। ओ, जयदीप का है। ओके। तो टीम हमेशा याद रखो, किसी भी ब्रांच में रेपोजिटरी में अगर एक भी पीआर बना हुआ है, आप दूसरा पीआर नहीं बना सकते। मेरे से गलती ये हो रहा था कि मैं एक नया पीआर बनाने जा रहा था, तो नया पीआर बन नहीं रहा था। तो उसका मेन रीजन था कि ऑलरेडी एक पीआर यहाँ पर बना हुआ है। तो ये पीआर बना है स्प्रिंट 7 से डेव पे। और कौन कौन सा चेंजेस जा रहा है, आप फाइल में जाओगे तो ये आपको दिखाता है, ये देखो इतना मॉडिफिकेशन हुआ है, ये चेंजेस जा रहा है। और ये मेरा भी चेंजेस आ गया जबकि था नहीं। ये देखो टेस्ट लिखा था ना, ये भी अब जा रहा है, क्योंकि मैंने अभी ऐड किया टेस्ट। तो जाने दो, अभी यहाँ से ये स्क्रिप्ट और ये पीआर बन जाएगा, तो ये अपना पाइपलाइन रन हो जाएगा। तो ये डेव ब्रांच में जैसे ही ये मर्ज होगा, जैसे मैंने इसको अप्रूव किया, कमिट किया, और ये कंप्लीट हो गया। अब आप तुरंत पाइपलाइन में जाओ। तो जैसे आप पाइपलाइन में जाके देखोगे, ये देखो रन हो गया। फिर आप इसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये जॉब आ गया, इस जॉब को भी क्लिक करो। जॉब को क्लिक करने के बाद नीचे जाओ, ये देखो आ गया, यहाँ भी क्लिक करो। पहला स्टेज चालू है, देखो ये आपका स्टार्ट हो गया पाइपलाइन। तो ये पाइपलाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, इनिशियलाइज हुआ पहले जॉब, यानी रीड किया पाइपलाइन को। उसके बाद चेक किया आपका जो पूरा जो सर्विस रेपोजिटरी चेक किया। यहाँ से .NET 10 का एसडीके इंस्टॉल किया, फिर वेरीफाई किया एसडीके को। फिर रिस्टोर न्यूगेट पैकेज रिस्टोर हुआ यहाँ पर। अगर आप वापस यहाँ क्लिक करके देखना चाहते हो तो ये आपको दिखाएगा, देखो ये जो न्यूगेट पैकेज क्या क्या रिस्टोर किया ना, ये डिटेल आ जाता है। और अभी क्या कर रहा है, सोनार प्रिपेयर हो रहा है। सोनार प्रिपेयर कर लिया उसने, एनालाइज वगैरह कर लिया कि सोनार सब प्रॉपर रनिंग कंडीशन में ओके है। फिर इसके बाद बिल्ड कर रहा है। अब ये इसका आपका बिल्ड पाइपलाइन चालू हो गया, जो आपकी डीएलएल वगैरह बनती है ना .NET की। तो ये पूरा आपका बिल्ड कर रहा है पूरे एप्लीकेशन को, देखो। और ये इशू फाइंड आउट हो रहे हैं, ये कुछ इशू है, मतलब प्रोजेक्ट रन होगा, बट लेकिन जो बोलते हैं ना इशू रहता है कहीं, नल अपन ने रखा हुआ है, नहीं रखा, या फिर वेरिएबल डिक्लेयर किए लेकिन यूज नहीं किए। तो 32 वार्निंग है, ये वार्निंग है, जिस जो अच्छी बात नहीं है। ये हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये बिल्ड बन रहा है पूरा। अगर यहाँ से कोई ब्रेक हो गया तो आपका पाइपलाइन रुक जाएगा, ये रेड कलर का क्रॉस आ जाएगा। अगर ग्रीन आ रहा है इसका मतलब ये डन हो चुका है। अब ब्लू स्टेटस का मतलब है कि अभी रनिंग कंडीशन में। और अगर रेड हो गया मतलब वहां स्टॉप हो गया, आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि आपका बिल्ड तो बन गया,
रन तुरंत आगे बढ़ गया 1 सेकंड के अंदर, क्योंकि हमने यूनिट टेस्ट लिखा ही नहीं है। अगर यूनिट टेस्ट लिखा होता तो उसको रन करने में फिर हमें कुछ सेकंड लगते, सारी यूनिट टेस्टिंग को रन करता। लेकिन इसलिए 1 सेकंड के आगे क्या हुआ, पास हो गया। और सोनार को एनालाइज कर रहा है। यहाँ ऊपर सोनार को प्रिपेयर किया था, यहाँ सोनार को एनालाइज कर रहा है। सोनार एनालाइज तो हो जाएगा, सोनार एनालाइज में क्या होगा, वो वल्नरेबिलिटी और ये सब चीज को स्कैन कर देगा। ये पब्लिश करने में टाइम ले लेगा, 10 से 15 मिनट ले लेगा। पब्लिश में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपका जो है, मेरे ख्याल से 6 मिनट 5 मिनट डिपेंडिंग, उतना टाइम लेगा पब्लिश करने में। फिर उसके बाद ये जो उसके बाद वाला दिख रहा है ना, एसीआर रेपोजिटरी, तो ये एसीआर रेपोजिटरी को सेट करेगा, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। और उसके नीचे का जो ऑप्शन है, ये है आपका डॉकर बिल्ड बनाने का, डॉकर इमेज बनाने का। ये डॉकर इमेज भी बनाएगा और पुश पुश टू एसीआर, एजोर कंटेनर रजिस्ट्री में उसको पुश भी कर देगा। और उसके बाद फिर क्या करेगा, जॉब को चेकआउट करेगा, ये वाला। फिर इसके बाद आएगा डिप्लॉयमेंट। तो एजोर कंटेनर रजिस्ट्री जो है, यहाँ से डिप्लॉयमेंट रन हो जाएगी। और जब ये डिप्लॉय हो जाएगी एजोर कंटेनर रजिस्ट्री, तो मैं बताया था ना, एक लूप चलते रहता है, वो स्वेगर को रन होने का वेट करते रहता है। और जैसे स्वेगर रन हो गया और उसको जेसन फाइल मिली, फिर लास्ट वाला एपीआईएम, तो एपीआईएम क्या हो जाएगा, अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मैपिंग होना चालू हो जाएगा। और जब एपीआईएम डन हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि आपका जो बिल्ड है सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। ये पूरी पाइपलाइन आपकी रन हो गई इसमें। ओके। तो ये, इसमें टाइम लग रहा है, पब्लिश में लगेगा। तो आज का हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।